हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 6 नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बताना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो याद रखना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4, भाग 1, प्रस्तावना, भाग 3। तो याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र भी है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। बताना है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। पहला है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत की गई हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना आदि। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताना है, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, या फिर हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, या फिर बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या फिर अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो याद रखना है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे ये होगा कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति, ठीक है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अगला है, मूल्य कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल्य कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना है, 51 के क में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दे रखा है, मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल्य कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल्य कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल्य कर्तव्य हैं, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ, जिसे रूस कहते हैं, के संविधान से ये लिया गया है। याद रखनी है 11वां जो मूल्य कर्तव्य है टोटल याद रखना है, और एक तो याद रखना है ये वाला 11वां जो आपका मूल्य कर्तव्य जो है बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना है अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात का स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? सवाल है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? बताना है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा में देखेंगे समान नागरिक संहिता लागू है। ध्यान दीजिएगा, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था, माफ कीजिएगा, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। आगे दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है,
कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताना है कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ध्यान रखना है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के राज्य के निधि निदेशक तत्व में ये वर्णित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखना है संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित ना हो, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। और ये बहुत अच्छी बात है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखी गई हैं, स्वतंत्र रखी गई हैं। अगला सवाल है नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो है, ठीक है, ये तो है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सही है। औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, ये भी सही है। कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निवास तथा निःशुल्क शिक्षा, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? बताना है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? पहला दे रखा है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे उदारवादी का देखने विचारधारा है ये, ठीक है। समस्त देश के एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, ये भी है। कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, तो ये भी होगा। तो इसका मतलब है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल पूछा गया है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा की प्रतीक है? बताना है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? पहला दे रखा है सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, यह समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, सही है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों को कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, ये भी सही है। कार्य को न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता प्रभाव का प्रावधान, ये भी सही है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। बताना है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, किसका होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा समाजवादी संविधान का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखना है समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल्य अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, याद रखनी है। अगला सवाल लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताना है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल से यह लिया गया, ये आपको बतानी है। ध्यान रखना है आर्टिकल हो जाएगा 41 के का, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखना है अनुच्छेद 48 के क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, जिसे प्रमोशन कह सकते हैं आप, तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विषय या वह है जिससे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। बताना है निम्न में से कौन सा एक विषय यह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना। बी में दे रखा है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि का भावना विकसित करना। सी में दे रखा है सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। डी है अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे या करने के दौरान किसी लोक सेवा पर आक्रमण न करना। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला सवाल है, पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल 41 बताना है किससे संबंधित है। तो याद रखना है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं शॉर्ट में, रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो याद रखना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये शामिल है, संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्मित विभिन्न अधिनियम, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्मित विभिन्न अधिनियम कौन कौन से इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अधिनियम बनाए गए हैं, उनसे संबंधित ये चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है योजना आयोग की स्थापना, आर्टिकल 38 के प्रभाव से ये बना था योजना आयोग की स्थापना। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अनुच्छेद 41 के प्रभाव से बना। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया, ठीक है, यह द्वारा यह अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, आर्टिकल ये 45 का प्रभाव से। ठीक है, इसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुच्छेद 39 के प्रभाव से बना है ये। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये अनुच्छेद 48 का प्रभाव से बना है ये। फिर है 73वां एवं 74वां, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 40 का प्रभाव। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अनुच्छेद 42 का प्रभाव। फिर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बना करके लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, आर्टिकल 50 का प्रभाव से। ठीक है, इसके वाले ध्यान रखना है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। एक तो आपका समाजवादी सिद्धांत है, एक उदारवादी सिद्धांत है और एक गांधीवादी सिद्धांत है। इससे संबंधित आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत आर्टिकल्स 38 क, 38 ख, 38 ग, 38 घ, 38 अंग है, ठीक है, ड है, 39 क है, 42 है, 43 क है। तो ये सब याद रखना है। 38 से लेकर के 43 याद रखिए, कंटिन्यू 38 है, 38 से तो 39, 42, 43 ये सभी समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। उदारवादी सिद्धांत देखेंगे 44, 45, 48, 48 क, 49, 50, 51, ठीक है, ये सब उदारवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित देखेंगे
आर्टिकल कौन कौन सा है, तो 40, 43, 43 से ख, 46, 47 और 48। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 19 प्रश्न और ये थोड़ा सा फैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।